हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग इनसाइट्स। तो आपको पता है कि जैसे हम लोग बहुत दिनों से रेलवे ओरिएंटेड जनरल साइंस के सीरीज़ कर रहे हैं, उसका आज हुआ क्लास नंबर 34 एंड आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स के लास्ट चैप्टर जो कि है सोर्सेस ऑफ एनर्जी। और आपको बता दिया जाए कि फिजिक्स का जो 12 लेक्चर हम लोगों ने ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं और ये होगा फिजिक्स का 13th नंबर लेक्चर एंड वन ऑफ द लास्ट लेक्चर। ठीक है, इसके बाद हम लोग अब फिजिक्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और आपको पता ही है कि केमिस्ट्री भी ख़त्म हो चुका है एंड बायोलॉजी का भी सिमिलरली एक ही चैप्टर बाकी है। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो बायोलॉजी का होगा। ठीक है, अच्छा। और ये रेलवे का जो भी वन डे एग्जाम है, जैसे कि आरआरबी जेई हो गया, एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी टेक्नीशियन, हर एक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला चैप्टर। इसमें से क्वेश्चंस बहुत बार पूछा जाता है और स्टूडेंट्स इसको नहीं करके जाते, तो ये चैप्टर भी करके जाना होगा। और ये आपको पता है कि वन क्लास वन चैप्टर टाइम मतलब एक क्लास में हम लोग आज जैसे कि सोर्सेज ऑफ एनर्जी करेंगे। ठीक है, तो हर एक चीज़ को जैसे देखते हुए चलेंगे, कैसे कौन सा सोर्सेज है, क्या है ना है। तो उसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यू वगैरह भी सॉल्व करेंगे। तो हम लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन क्या पढ़ रहे हैं हम और प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन वगैरह पूछा जाता है, तो हम लोग का एक क्लैरिटी हो जाएगा इस चैप्टर के ऊपर। ठीक है, और सिलेबस के ऊपर बात करेंगे तो सिलेबस में कौन सा सिलेबस हम लोगों का ख़त्म हो चुका है, जैसे कि यूनिट एंड मेजरमेंट, मोशन हो जाएगा, फोर्स एंड प्रेशर, ग्रेविटेशन, वर्क, पावर, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ह्यूमन आई, साउंड, ये सारे चैप्टर हम वन बाय वन करके ख़त्म कर चुके हैं ऑलरेडी। अगर आपने कोई सा भी लेक्चर अगर नहीं देखा हो तो यूट्यूब में प्लेलिस्ट में है, तो देख सकते हो। अगर आपको पीडीएफ वगैरह की ज़रूरत होगा तो पीडीएफ के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग इनसाइट टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, उसमें हर एक क्लास का पीडीएफ डला हुआ है। ठीक है, और उसके बाद हीट एंड टेम्परेचर, ये वाला भी हम लोगों ने जो लास्ट क्लास था उसमें देखा। तो आज जो करेंगे वो है सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो देख सकते हो आप, लास्ट वाला 13th लेक्चर करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। और आपको पता है कि पूरा जो लेक्चर्स वगैरह हो रहा था इतने दिनों से वो प्रॉपरली एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है, तो एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, तो उसमें से कोई चिंता वाली बात नहीं है। अच्छा, अभी चैप्टर के ऊपर आते हैं। जो आज हम लोग का जो चैप्टर है सोर्सेस ऑफ एनर्जी, तो इसमें क्या क्वेश्चंस मेनली पूछा जाता है उसके पहले एक बार थ्योरी के ऊपर देख लेते हैं कि थ्योरी में कौन सा चीज़ दिया हुआ है। अच्छा, सोर्सेस ऑफ एनर्जी मेनली हम लोगों ने एक चैप्टर फिजिक्स में किया है जो है ऑलरेडी वर्क, पावर एंड एनर्जी। उसमें हम लोग एनर्जी के बारे में डिस्कस किया था कि एनर्जी हम किसको बोलेंगे, व्हाट इज एनर्जी। एनर्जी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ डू टू वर्क, कोई भी कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको बोलेंगे एनर्जी। तो एनर्जी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू डू एनी वर्क। कोई भी एक काम कर लीजिए, मान लीजिए कोई एक पानी की बोतल आप यहाँ से उठा के कहीं और रख रहे, तो उसमें कोई वर्क कर रहे, काम कर रहे, तो उसमें एनर्जी इन्वॉल्व हो रहा है, तो उसको हम बोल रहे हैं कि एनर्जी। वेन वी से ए बॉडी हैज़ एनर्जी, जब हम बोल रहे हैं कि कोई इसमें बॉडी में एनर्जी है, इट मीन्स दैट इज कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क। तो उसका मतलब क्या होता है कि वो कार्य कर सकता है, उसमें एनर्जी है तो वो काम कर सकता है। सोर्सेस ऑफ एनर्जी के ऊपर बात करेंगे तो सोर्सेस ऑफ एनर्जी मेनली एनीथिंग आउट ऑफ विच यूजेबल एनर्जी कैन बी एक्सट्रैक्टेड इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, देयर इज अ वेराइटी ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड अस विद द एनर्जी फॉर डिफरेंट पर्पस। तो हमारे डे टू डे लाइफ में या हमारे लाइफ साइकिल में बहुत सारे ऐसे सोर्स होते हैं जहाँ से हमको एनर्जी मिलता है। ठीक है, तो वो सोर्सेस कोई रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस हो सकता है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स हो सकता है। तो ये क्या होता है, क्या कौन से डिपार्टमेंट में अलग अलग डिफरेंशिएट किया गया है, तो उसके ऊपर आते हैं। ठीक है, तो एक बेसिक सा डेफिनेशन हम लोगों ने देख लिया कि सोर्स किसको बोलते हैं, तो सॉरी एनर्जी किसको बोलते हैं, सोर्सेस ऑफ एनर्जी के बारे में भी हम लोगों ने बात कर लिया। अच्छा, अभी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड एनर्जी सोर्स, तो कौन सा गुड एनर्जी सोर्स होता है, कौन सा बैड एनर्जी सोर्स होता है, तो उसको कैरेक्टरिस्टिक्स करने के लिए हम लोग अगर गुड एनर्जी सोर्स के बारे में देख लेंगे तो बाकी का भी पता चल जाएगा कि कौन सा एनर्जी सोर्स कैसे होता है। तो मेनली जो गुड एनर्जी सोर्सेज होता है वो क्या होता है, ईजी अवेलेबिलिटी हो जाता है, जिसका अवेलेबिलिटी हमेशा ईजी हो जाएगा, इनएक्सपेंसिव होता है, कम जो उसका कॉस्ट होता है उसका कॉस्ट कम होना चाहिए, कम से कम लेस स्मोक, जो इन्वायरमेंट में स्मोक जो होता है पॉल्यूशन वगैरह वो कम करे। देन हाई कैलोरीफिक वैल्यू जिसका हाई होना चाहिए, लेस रेसिड्यू आफ्टर बर्निंग के बाद उसका अगर जो
होता है ना, जो एनवायरनमेंट में जो छाप उसका कम अगर छोड़ा जाए तो वो होता है क्या, गुड एनर्जी सोर्सेस। उसके बाद इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, जिसका स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट करना इजी होता है। तो इन कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है गुड एनर्जी सोर्सेस के। अच्छा, सोर्सेस ऑफ एनर्जी में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जिसमें से हम लोग कुछ एनर्जी प्रोवाइड करते, तो वो सोर्स होता है। तो सोर्सेस मेनली दो टाइप का होता है, एक तो कॉन्वेंशनल सोर्सेज हो गया और एक हो गया नॉन कॉन्वेंशनल सोर्सेज। कॉन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज मतलब जो एनर्जी सोर्सेज कुछ टाइम के बाद ख़त्म हो सकता है। मान लीजिए जैसे कि कोल हो गया, ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ये सारा एग्जाम्पल जो है सोर्सेज का, एनर्जी सोर्सेज का, ये कोई एक ना एक दिन हम लोगों के साथ ख़त्म हो जाएगा। अभी हम लोगों के पास कोल है, ऑयल है, नेचुरल गैस है, तो अगर इसको हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लेंगे ना, तो कुछ वर्षों बाद ये सब ख़त्म हो जाएगा। तो इस टाइप ऑफ जो सोर्सेस होते हैं इसको बोलेंगे कॉन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। और नॉन कॉन्वेंशनल जैसे कि हम लोग अगर सोलर एनर्जी के बारे में बात करेंगे, वेव एनर्जी हो गया, जियो थर्मल, टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी। विंड एनर्जी मतलब विंड के जो पावर होता है, उसके पावर को काम में लगाए हुए जो एनर्जी हम लोग अगर इसको कन्वर्ट कर सके, इसको विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, इसको इस सारे चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो ये जो सारे एनर्जी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इन सारे जो एनर्जी है ये कभी तो ख़त्म नहीं हो जाएगा ना। जैसे कि सनलाइट, सोलर एनर्जी के सनलाइट को इस्तेमाल करके हम सोलर पैनल की मदद से सोलर एनर्जी को बनाते हैं, तो ये सनलाइट पृथ्वी पे तो हमेशा आएगा ना, तो ये कभी ख़त्म नहीं होगा। तो ये टाइप ऑफ जो एनर्जी होता है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, इसको बोलेंगे नॉन कॉन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, नॉन कॉन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद ही एक चीज़ आ जाता है जिसको बोलेंगे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। तो ये सिमिलरली एक ही टाइप होता है जहाँ पे ये एबंडेंट रिन्यूएबल क्या होता है, अवेलेबिलिटी के ऊपर बात करेंगे तो एबंडेंटली अवेलेबल एंड कैन बी नेचुरली ओवर ए पीरियड। मतलब ये क्या बोल रहे हैं कि ये नेचर में एबंडेंटली मिलता है, ये कोई शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ओवर नहीं हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, वाटर एनर्जी, हाइड्रो जो एनर्जी होता है, ये सारे जो एग्जाम्पल होता है ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के होते हैं। यहाँ पर एक होता है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जहाँ पे लिमिटेड इन सप्लाई एंड कैन नॉट रिप्लेनिश्ड विद इन द ह्यूमन लाइफ टाइम। तो ये जो हम लोग ह्यूमन लाइफ टाइम के दौरान भी ये ख़त्म हो सकता है। ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल होता है जैसे कि कोल हो गया, ऑयल हो गया, नेचुरल गैस होते हैं, ये सारे जो एग्जाम्पल होता है ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के होते हैं। एनवायरमेंट इम्पैक्ट जनरली कॉज लेस पॉल्यूशन को तो करता है, हमको पता है कि अगर सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे, विंड एनर्जी, इसमें से भी पॉल्यूशन होता है, किंतु एकदम लेस अमाउंट ऑफ पॉल्यूशन होता है। ठीक है। सो ये एनवायरमेंट फ्रेंडली होता है। वहाँ पर ये जो अगर हम इस्तेमाल करेंगे, कोल को बर्न करेंगे, जो ऑयल से गाड़ी वगैरह चलता है, तो उसमें से क्या देखने को मिलता है, जो पॉल्यूशन वगैरह होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ पॉल्यूशन देखने को मिलेगा, इन्वायरमेंट को डैमेज करता है बहुत। सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल फॉर लॉन्ग टर्म यूज फॉर कैन बी यूज रिपीटेडली। तो ये रिपीटेटिव मोड में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। मान लीजिए एक सोलर पैनल आप लोगों ने बना लिया, ठीक है, खरीद लिया, तो इसको अब रिपीटेड टाइम ऑफ के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मेंटेनेंस अगर किया जाए तो इसको बहुत दिनों तक इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन वहाँ पर जो कोल हो गया, ऑयल हो गया, नेचुरल गैसेस हो गया, ये एक बार इस्तेमाल कर लिया तो ख़त्म हो गया ना, तो ये नॉन सस्टेनेबल हो गया, ये एग्जॉस्ट हो जाता है। अच्छा, ये कुछ एग्जांपल्स वगैरह होता है जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी, इसको हाइड्रो एनर्जी भी बोल सकते हैं पानी के इस्तेमाल से, जियो थर्मल एनर्जी हो गया, ओशन एनर्जी, बायोमास एनर्जी। तो ये कुछ एग्जाम्पल होता है हमारे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स वहाँ पर कोल हो गया, ऑयल हो गया, नेचुरल गैसेस हो गया, ऑल द फॉसिल फ्यूल जो भी हो सकता है वो हो जाएगा हमारे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, जो इसका जो लिमिटेड सप्लाई होता है, ठीक है, लाइफ टाइम के लिए नहीं मिलता है। अच्छा, इसमें आप देख सकते हो कि जो बोल रहे हैं ना नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, उसका परसेंटेज अगर पाई चार्ट में अगर देखेंगे तो कोल का सबसे ज़्यादा हम लोग इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद क्या इस्तेमाल करते हैं हम, वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस का जो एनर्जी सोर्स हम लोग यूज़ करते हैं लाइफ में, तो उसमें परसेंटेज के बारे में बात करें तो आप देख सकते हो ज़्यादातर कोल होता है। तो कोल से बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी हम यूज़ करते हैं। अच्छा, उसके बाद जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस होते हैं
उसके ऊपर बात करेंगे। उसके ऊपर बात करेंगे, सॉरी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस में सबसे ज़्यादा फॉसिल फ्यूल में कौन से बात करेंगे? एक तो हो गया कोल, हो गया नेचुरल गैसेस, हो गया ऑयल, हो गया, इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, जैसे केरोसिन हो गया, प्रोपेन हो गया। तो इनके ऊपर बात करने से पहले फॉसिल फ्यूल क्या होता है? फॉसिल फ्यूल्स आर कॉम्पाउंडेड मिक्सचर मेड अप ऑफ फॉसिलाइज्ड प्लांट एंड एनिमल फ्रॉम मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। मतलब क्या हो जाता है, मिलियंस ऑफ ईयर अगर हम लोग अभी कोई कोल के एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो मान लीजिए वो कभी ना कभी जो फॉसिल फ्यूल होता है, फॉसिल्स होता है, जैसे कि प्लांट हो गया, एनिमल्स हो गया, इन सारे बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो अगर मिट्टी के अंदर दफन हो जाए ना, तो ये वो धीरे धीरे टाइम के साथ साथ क्या हो जाता है, कोल में, फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इनको ही हम फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। मिक्सचर, कंपाउंड मिक्सचर हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें ऐड होके एक कंपाउंड मिक्सचर क्रिएट हो जाता है, जिसको फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। अच्छा, कोल क्या होता है? कोल इज अ कॉम्बस्टेबल ब्लैक एंड ब्राउनिश ब्लैक सेडिमेंट्री रॉक। ये सेडिमेंट्री रॉक होता है ब्लैक कलर का या ब्राउनिश ब्लैक कलर का, कुछ ऐसे दिखता है। ठीक है, कोल इज कॉमनली कार्बन विद अ वेरिएबल अमाउंट ऑफ अदर एलिमेंट, हाइड्रोजन, सल्फर हो सकता है, हाइड्रो, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। कोल इज फॉर्म्ड व्हेन द डेड प्लांट मैटर डिके इनटू द पिट एंड इट्स कन्वर्टेड इनटू कोल बाय द हीट एंड द प्रेशर ऑफ डीप ब्रूलियल ओवर मिलियंस ईयर। मतलब जब बहुत मिलियन साल तक कोई प्लांट, डेड प्लांट अगर मिट्टी के अंदर गिर जाए, तो मिट्टी के तो बहुत मिलियन साल तक क्या होता है, उसके अंदर प्रेशर क्रिएट होगा, हीट, प्रेशर, इन सब के मदद से वो धीरे धीरे कोल के फॉर्म में बन जाता है। ठीक है, तो आप जो अभी कोल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या पता वो बहुत मिलियन साल पहले कोई ट्री हुआ करता था, वो डीके होके कंपाउंड फॉर्म, मिक्सचर फॉर्म करके एक क्या होता है, कोल फॉर्मेशन बन गया था। अच्छा, कोल फॉर्मेशन में जो एंथ्रासाइड होता है, उसमें डाई जो कार्बन होता है कंटेंट क्या, हर एक चीज़ में कार्बन कंटेंट क्या होता है, उसके बाद मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है, ड्राई वोलाटाइल कंटेंट एंड हीट कंटेंट क्या होता है। तो इन सारे चार्ट के ऊपर एक बार देख लेना। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी कौन से कोल के ऊपर कितना कार्बन कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी, कार्बन कंटेंट होता है इन परसेंटेज में सबसे ज़्यादा होता है एंथ्रासाइड में, एंड पीट में सबसे कम होता है, ये याद रखेंगे। एंड लिग्नाइट में 65 to 70% क्या होता है, कोल कार्बन कंटेंट रहता है कोल में। अच्छा, उसके बाद पेट्रोलियम के ऊपर आते हैं। पेट्रोलियम क्या होता है? बेसिकली पेट्रोलियम इज वन टाइप ऑफ ऑल्सो नोन एज क्रूड ऑयल। पेट्रोलियम को हम क्रूड ऑयल के नाम से जानते हैं। इज नेचुरली ऑकरिंग येलोइंग ब्लैक लिक्विड मिक्सचर इज ऑफ मेनली हाइड्रोकार्बन। तो ये मेनली हाइड्रोकार्बन होता है। हाइड्रोकार्बन मीन्स क्या होता है? हाइड्रोजन कार्बन से मिलकर बनता है, एंड ये येलोइश ब्लैक कलर का ये क्रूड ऑयल नाम से जानते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे देखने को मिलता है। ये भी हमारा क्या होता है? नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस होता है। उसके बाद नेचुरल गैस आर कॉल्ड फॉसिल गैस is a naturally occurring mixture of gaseous hydrocarbons consisting primarily of methane in addition of various smaller amount of other higher alkenes। ठीक है, जो भी नेचुरल फॉसिल फ्यूल, जो नेचुरल गैस होता है, ये फॉसिल गैस के नाम से जानते हैं। नेचुरल ऑकरिंग जो मिक्सचर होता है गैसियस हाइड्रोकार्बन जो मिक्सचर होता है, ये गैसियस फॉर्म में अगर मिल जाए तो इसको नेचुरल गैस के नाम में हम जानते हैं। ठीक है, तो इसमें जो वेरियस अमाउंट ऑफ मीथेन, मेनली जो मेन प्राइमरी पार्ट होता है वो मीथेन होता है, उसके साथ बहुत वेरियस एंड स्मॉलर अमाउंट में क्या रहता है, अदर एल्केन्स जो होता है वो रहता है। एंड थर्मल पावर प्लांट एक और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के ऊपर एग्जांपल, जिसमें कि जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम हीट प्रोड्यूस बाय द कॉम्बशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम। कोल, इसमें क्या होता है ना, कोल एंड पेट्रोलियम जो हम लोगों ने मिट्टी से एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो ये कोल एंड पेट्रोलियम को बर्न करके हीट प्रोड्यूस किया जाता है, उससे हीट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये पावर प्लांट क्या होता है? थर्मल पावर प्लांट होता है। फॉर एग्जांपल फॉसिल फ्यूल यूज कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस टू प्रोड्यूस थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है किसकी मदद से? कोल की मदद से, पेट्रोलियम की मदद से। तो ये जो कोल, पेट्रोलियम, ये तो नेचुरल रिसोर्सेज होता है, तो इसको बर्न करेंगे, इसमें से हीट से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। ये होता है थर्मल पावर प्लांट में, और इसमें से जो धुआं वगैरह निकलता है बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन वगैरह करता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हाइड्रो पावर प्लांट अनदर ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर टू पोटेंशियल एनर्जी
of the water of a height, and hydro power plants convert the potential energy of falling water into electricity। क्या करता है मेनली, ये इसमें क्या बताया हाइड्रो पावर प्लांट में, हाइड्रो पावर प्लांट क्या करता है मेनली, जो ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है, जो काइनेटिक मान लीजिए वाटर बह रहा है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है काइनेटिक एनर्जी है, तो ये काइनेटिक एनर्जी को क्या करेगा, वाटर को किसी एक जगह ऊंची जगह पे स्टोर करके रखेगा, ठीक है, तो ये धीरे धीरे इसमें स्टोर हो रहा है कहीं पर, ठीक है, स्टोर यहाँ पे एक ऐसे डैम बना के स्टोर कर रहा है यहाँ पे एक जगह पे, इसको काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर है। फिर क्या करेगा, थोड़े टाइम बाद ये पानी को छोड़ेगा ऊपर से नीचे तक, तो इसमें क्या हो जाएगा, पानी की फिर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फॉलिंग के टाइम का पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, तो उस काइनेटिक एनर्जी की मदद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, हाइड्रो पावर प्लांट बोलते हैं। सिंस देयर आर वेरी फ्यू वाटरफॉल्स विच कुड यूज द सोर्सेज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, हाइड्रो पावर प्लांट्स आर एसोसिएटेड विद डैम्स। तो जो डैम्स वगैरह होता है ना, उसमें से हाइड्रो पावर प्लांट एसोसिएट होता है, जहाँ पे क्या होता है डैम से बहुत तेजी से पानी निकलता है, तो वो पानी की मदद से जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह प्रोड्यूस किया जाता है, इसको हम हाइड्रो पावर प्लांट बोलते हैं। एंड इन द लास्ट सेंचुरी ये लार्ज नंबर ऑफ डैम्स वर बिल्ड इन ओवर द वर्ल्ड। अच्छा, बायोमास होता है, बायोमास क्या होता है, बायोमास भी एक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स हो जाएगा, जहाँ पे डिफाइंड एज द लिविंग मैटर और इट्स रेसिड्यूज एंड इज आ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, जहाँ पे ट्रीज हो गया, जो बाकी जो वुडन प्रोडक्ट हो गए, ये बहुत दिनों तक क्या करेगा, बायोमास मिट्टी के अंदर दफन होके ऐसे बायोमास में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ये बायोमास अगर बायोमास पावर प्लांट में चला जाएगा तो उसमें से एनर्जी जनरेट होगा, तो कुछ ग्रीन एनर्जी हो जाएगा और कुछ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो वेस्टेज वगैरह निकल जाएगा ना इससे, तो ये वेस्टेज भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के काम में आ जाता है, ठीक है। अच्छा, जैसे यहाँ पे अच्छे से समझ में आएगा ये बायोमास का कुछ जो कैसे बायोमास सेडिमेंटेशन जो डायग्राम होता है ये कैसे काम करता है। ये एक टैंक होता है, यहाँ से आता है मान लीजिए, ठीक है, और ये टैंक उसके बाद ये जब ये भर्ती हो जाएगा तो ये दो वाल्व बंद किया जाता है, तो ये टैंक गैस टैंक बन जाता है, फिर ये गैस आउटलेट बन जाता है। उसके बाद एक वेस्टेज का एक नॉल होता है जहाँ से वेस्टेज फर्टिलाइज़र के वो तौर पे ये वेस्टेज वगैरह निकल जाता है। तो कुछ ऐसा होता है, इसमें से थोड़ा बहुत बायोगैस के बारे में दिखाया है कि क्या क्या बायोगैस में कंपोनेंट है, क्या है, ठीक है। अच्छा, बायोगैस में जो मेन कंपोनेंट्स होता है तो उसमें से सबसे ज़्यादा मात्रा में दिखाया जाता है मीथेन, 40 to 70% मीथेन रहता है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड रहता है 25 to 55% के आसपास, एंड अदर गैस जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन सल्फेट, ये सब थोड़ा बहुत रहता है। मेनली जो कंपाउंड रहता है वो मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। उसके बाद विंड एनर्जी के ऊपर बात करेंगे तो विंड एनर्जी इज मोस्टली द यूज ऑफ द विंड टर्बाइंस टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है ये ऐसे विंड कुछ टाइप ऑफ विंड जो टर्बाइंस होता है ऐसे कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है, मेनली ऐसे देखने को मिलता है, और ऐसे भी बहुत जगह होता है। जो क्या करता है, विंड के जो एनर्जी होता है, हवा जो होता है ना, उसके एनर्जी को काम में लगाए हुए वो एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो मेनली यहाँ पे क्या हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्शन हो रहा है। तो विंड मिल इज द मशीन विच कन्वर्ट्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड इनटू मैकेनिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये मैकेनिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है डायरेक्टली विंड के जो काइनेटिक एनर्जी आ रहा है। इसमें से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो डेनमार्क जो कंट्री है इज कॉल्ड द कंट्री ऑफ विंड्स। इसको हम कंट्री ऑफ विंड्स के नाम से जानते हैं। बहुत मतलब डेनमार्क में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है ना उसका 25% इलेक्ट्रिसिटी ये विंड एनर्जी से मिलता है उसका, तो इसलिए इसको बोलते हैं कंट्री ऑफ विंड्स। Their electricity needs to generate through the vast network of windmill, and in terms of the total output Germany is the leader। तो टोटल अगर आउटपुट के बारे में बात करेंगे तो कितना आउटपुट सबसे ज़्यादा कन्वर्ट कर रहा है कोई देश, तो वो जर्मनी होता है। लेकिन जो एक देश के तौर पर जो सबसे ज़्यादा इसको इन परसेंटेज बनाता है, परसेंटेज मतलब हर एक चीज़ के कंपैरेटिवली इससे ज़्यादा बनता है, लेकिन ऐसे तो जर्मनी लीडर है, ठीक है। वाइल इंडिया इज अ रैंक्ड 5th in harnessing
विंड एनर्जी फॉर द प्रोड्यूसिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये इंडिया 5th नंबर पे है। और उसके बाद कुछ और जैसे कि इट इज़ एस्टिमेटेड दैट नियरली 45,000 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पावर कैन बी जनरेटेड ऑफ इंडियाज विंड पोटेंशियल इन फुल्ली एक्सप्लॉयटेड। अगर इंडिया की जो विंड पोटेंशियल है इसको अगर फुल्ली हम लोग काम में लगाया जा सकता है तो लगभग नियरली 45 मेगावाट तक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है। लार्जेस्ट विंड एनर्जी फॉर्म हैज़ बीन एस्टेब्लिश नियर कन्याकुमारी, जो तमिलनाडु में है साउथ में हमारा, तो उसमें लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ विंड एनर्जी उसमें से एस्टैब्लिश किया गया, जैसे कि जनरेट कितना होता है 380 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी पर ईयर के तौर पर बताता है ये सब। लेकिन ये एक बात की विंड जो ये विंड टर्बाइन होता है ये अगर मान लीजिए हम कहीं पर भी लगा दे तो भी तो हो सकता है ना, लेकिन नहीं, इस पर ये जो विंड टर्बाइन जो भी लगाने की भी तो थोड़ा बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, जहाँ पर विंड का जो स्पीड होता है ना ये हायर देन 15 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए हमेशा जो विंड का स्पीड इतना होना चाहिए टू मेंटेन द रिक्वायर्ड ऑफ द स्पीड ऑफ द टर्बाइन। तो ये टर्बाइन को स्पीड का जो टर्बाइन के स्पीड को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होता है। एंड फर्दर मोर देयर शुड बी सम बैकअप फैसिलिटी लाइक स्टोरेज सेल, जो ये घूमेगा ना तो फिर भी स्टोरेज सेल वगैरह होता है, ये भी चार्ज होता है। तो इसलिए 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हमेशा होना चाहिए। और जो स्टोरेज सेल उसको केयर करने के लिए एनर्जी नीड्स टू ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ व्हेन इट इज नो विंड। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विंड एनर्जी फॉर्म रिक्वायर द लार्ज एरिया लैंड। एक लार्ज एरिया लैंड की ज़रूरत होता है जहाँ पे 1 मेगावाट जनरेट करने के लिए कितना 2 हेक्टर लैंड की ज़रूरत है। 2 हेक्टर मतलब 20,000 स्क्वायर मीटर के एरिया की ज़रूरत होता है ओनली 1 मेगावाट जनरेट करने के लिए। तो आप समझ सकते हो कितना लार्ज अमाउंट ऑफ एरिया की ज़रूरत होता है, उसके साथ कितना अमाउंट ऑफ विंड की भी स्पीड का ज़रूरत होता है। एंड उसके बाद सोलर एनर्जी भी क्या होता है, हम लोगों का रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स हो जाएगा। तो सोलर एनर्जी एक वन टाइप ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स हो जाएगा, जहाँ पर क्या हो जाएगा, कहाँ गया, अच्छा कहाँ, द एनर्जी फ्रॉम द सन इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। तो हम लोग हीट चैप्टर में पढ़ ही लिया था, जो रेडिएशन आता है जो सन से अर्थ तक जो सन एनर्जी आता है वो एज अ फॉर्म ऑफ रेडिएशन आता है। एंड उसको अगर हम काम में लगाया जा सकता है तो वो सोलर एनर्जी में काम में आ जाता है। तो इंडिया रिसीव द सोलर एनर्जी ऑफ इक्विवेलेंट टू 5,000 ट्रिलियन किलोवाट ईयर तक हो सकता है। ठीक है, अच्छा सोलर सेल के ऊपर जो बात करेंगे जो पैनल होता है ना इसके ऊपर डिज़ाइन के ऊपर बात करेंगे। तो ये जो सोलर पैनल होता है ना, ये सोलर पैनल में ऐसे जो स्ट्रक्चर में रहता है ना, ऐसे स्ट्रक्चर में रहता है, तो एक ऐसे स्ट्रक्चर को हम एरे बोलते हैं। ठीक है, तो एक एरे में एक पैनल ऐसे दिखाया जाता है, तो इसको बोलेंगे एक पैनल बोलेंगे, एक सेपरेट जो हो करेंगे इसको पैनल बोलेंगे। फिर सॉरी ये नहीं, एक मिनट, ये जो होता है ना इसको एरे बोलेंगे। ठीक है, एक साथ ये जो पैरेलली अगर ये सारे को एक साथ एरे बोलेंगे। ठीक है, अगर एक को ऐसे उठा के ले आएंगे ना तो इसको पैनल बोलेंगे। एंड पैनल में भी अगर एक के बारे में बात करेंगे तो इसको मॉड्यूल बोलेंगे। एंड मॉड्यूल के अंदर एक छोटा सा देख सकते हो, इसमें हर एक में एक छोटा छोटा सेल होता है, तो इस छोटे वाले कंपाउंड को बोलेंगे सेल। ठीक है, तो टिपिकल सेल डेवलप से वोल्टेज ऑफ 0.5 to 1 वोल्ट तक एक सेल डेवलप कर सकता है, इतना वोल्टेज। एंड कैन प्रोड्यूस अबाउट द 0.7 वाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन एक्सपोज टू अ सन। तो सन में अगर एक्सपोज करेंगे तो एक सेल से कितना हो सकता है, देख सकते हो। लार्ज नंबर ऑफ सोलर सेल आर कॉम्बाइंड इन एन अरेंजमेंट कॉल्ड द सोलर सेल पैनल। तो ये सेल को पहले मॉड्यूल में कन्वर्ट किया जाता है, मॉड्यूल से पैनल में, तो ऐसे करके एक अरेंजमेंट होता है, तो इसको सोलर सेल पैनल बोलते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल किया जाता है वो सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है सोलर सेल बनाने के लिए। लेकिन हमारे पास सिलिकॉन का तो अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो सोलर सेल में एक हाई स्पेशल ग्रेड सिलिकॉन की ज़रूरत होता है, वो स्पेशल ग्रेड सिलिकॉन हमारे यहाँ पे अवेलेबिलिटी उतना ज़्यादा नहीं होता है। तो ये इसलिए जो सोलर पैनल अगर मान लीजिए तो कहीं पर भी लगा सकते हैं, लेकिन इसमें ये जो कॉस्ट आता है ना सोलर पैनल का, 1-2 सोलर पैनल का कॉस्ट बहुत हज़ारों रुपये आता है। तो इसलिए जो कॉस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे स्पेशल ग्रेड सिलिकॉन की ज़रूरत होता है मेकिंग द सोलर सेल। ठीक है,
ये कुछ हो गया हमारा सोलर एनर्जी। एंड कुछ क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, कौन सा कॉन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हो जाएगा, हमारा फॉसिल फ्यूल। ठीक है, कॉन्वेंशनल मतलब कुछ एक टाइम के बाद जो एनर्जी सोर्सेज खत्म हो जाएगा उसको कॉन्वेंशनल बोलेंगे। व्हाट इज द बायोमास, बायोमास इज अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, उसके सॉरी ये नॉन रिन्यूएबल हो जाएगा। उसके बाद व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस, बायोगैस का मेन कंपोनेंट हो जाएगा मीथेन। एंड विच ऑफ द मीथेन क्या होता है 40% के आसपास होता है। विच कंट्री इज नोन एज द कंट्री ऑफ विंड्स, डेनमार्क हो जाएगा। अच्छा, एनर्जी फ्रॉम सी, एनर्जी फ्रॉम सी की टाइडल एनर्जी बोलेंगे। टाइडल एनर्जी एंड जो हाइड्रो या वाटर का जो एनर्जी होता है ये दो अलग चीज़ होता है। टाइडल एनर्जी मतलब जो ज्वार या भाटा आता है ना समुद्र में, उसके हिसाब से जो एनर्जी हम लोग कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि जियो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड अर्थ के जो हिसाब से जो सी लेवल में जो राइज एंड फॉल आता है ना उसके फेनोमेनन को काम में लगाए हुए जो एनर्जी सोर्स में हम कन्वर्ट करते हैं इसको टाइडल एनर्जी बोलते हैं। कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, द रिजल्ट इज अ phenomenon is known as the high and low tides. If you live near the sea or the travel coastal areas, observe the low and the sea changes during the days. तो ये पता है आप सबको। तो इस जो टाइड्स को इस्तेमाल करके जो एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है इसको बोलेंगे टाइडल एनर्जी। सिंपल एंड टाइडल एनर्जी के कुछ टर्म्स जैसे कि टाइडल एनर्जी इज हार्नेस्ड बाय द कंस्ट्रक्शन ए डैम अक्रॉस ए नैरो ओपनिंग ऑफ सी, टर्बाइन फिक्स्ड एज द ओपनिंग एंड द डैम कन्वर्ट्स द टाइडल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक मेनली जो पर्पस होता है इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना कोई भी एनर्जी हो। एंड द लोकेशन सूटेबल फॉर द बिल्डिंग सच एज डैम एंड आर लिमिटेड। अच्छा, वेव एनर्जी, वेव एनर्जी समुद्र में जो वेव्स आता है उसके जो एनर्जी होता है उसके एनर्जी को काम को लगाए हुए जो इलेक्ट्रिसिटी में अगर हम इसके अंदर टर्बाइन यहाँ पे लगा दे। ठीक है, जो वेव आता है वो टर्बाइन अगर घूमेगा इसके मदद से तो टर्बाइन घूमेगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। तो ऐसे जो एनर्जी कन्वर्ट होता है इसको बोलेंगे वेव एनर्जी। एंड ओशन थर्मल एनर्जी, ओशन थर्मल एनर्जी मेनली क्या होता है जो सन होता है ना, सन तो सब जगह हीट स्प्रेड करता है तो ये ओशन में भी हीट स्प्रेड करेगा। तो उसमें क्या होगा ओशन एंड सीज में तो टेम्परेचर डिफरेंस देखने को मिलता है। जो सरफेस होता है इसका टेम्परेचर एक बहुत ज़्यादा होता है एंड थोड़ा नीचे जाएंगे उसके बाद और नीचे जाएंगे तो ये टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता है, ऊपर से ज़्यादा, ऊपर से बहुत हाई रहता है नीचे थोड़ा कम होता है धीरे धीरे। एंड द टेम्परेचर डिफरेंस इज यूटिलाइज टू जनरेट द एनर्जी इन ओशन थर्मल एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन। ठीक है, कॉन्वर्शन OTEC बोलते हैं जिसको हम क्यों, ये जो टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हो गया ना, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम है, ये जो डिफरेंस क्रिएट होगा इस डिफरेंस की मदद से जो हम लोग एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं इसको बोलेंगे ओशन थर्मल एनर्जी। ठीक है, ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशन हो गया ओशन थर्मल एनर्जी का। और क्वेश्चन जैसे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फाउंड इन द सी, कौन से टाइडल एनर्जी हो गया, वेव एनर्जी हो गया, ओशन थर्मल एनर्जी, इन सारे जो होता है ये सी में मेनली पाया जाता है। उसके बाद टू सेट अप द OTEC पावर प्लांट द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द अपर लेयर टू द डीपर लेयर ऑफ द ओशन शुड भी कितना हो सकता है 20 डिग्री। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मिस कर दिया हम लोगों ने कि दिस प्लांट तो शुड बी फंक्शन इफ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सरफेस एंड द वाटर ऑफ डेप्थ अप टू 2 किलोमीटर तक, अगर 20 डिग्री या 20 केल्विन की जो डिफरेंस होगा, मान लीजिए ये सरफेस और सरफेस से 2 किलोमीटर तक अगर इसका टेम्परेचर डिफरेंस 20 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, तो ही ये ओशन थर्मल एनर्जी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। उसके बाद न्यूक्लियर फिशन क्या होता है, न्यूक्लियर फिशन जो न्यूक्लियर एनर्जी को हम इस्तेमाल करके आजकल जो न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह की जो धमकी देता है ना, ये न्यूक्लियर फिशन की मदद से ही होता है जो न्यूक्लियर एनर्जी होता है बेसिकली। तो न्यूक्लियर फिशन इज द रिएक्शन इन विच द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम स्प्लिट इनटू 2 और मोर न्यूक्लियाई। ठीक है, ये एक एटम से बहुत ज़्यादा अलग अलग एटम में स्प्लिट हो जाएगा तो ये स्मॉलर न्यूक्लियाई में टूट जाता है, तो इसको न्यूक्लियर फिशन बोलेंगे। एंड द फिशन प्रोसेस ऑफन प्रोड्यूस द गामा फोटोन एंड द रिलीज द वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इवन द एनर्जेटिक स्टैंडर्ड्स ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। तो अगर जो फिशन होता है ना, फिशन में एक बड़ा सा था उसमें से बहुत छोटे छोटे ऐसे स्मॉलर न्यूक्लियाई में टूट जाता है एंड इसमें जो टूटने के समय बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होता है और ये धमाका करता है बेसिकली।
एंड इसको ही काम में लगाए हुए थे। क्या क्या प्रोड्यूस किया जाता है न्यूक्लियर पावर प्लांट में? न्यूक्लियर पावर प्लांट ऐसे होता है, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी को काम में लगा होता है यहाँ पे। अच्छा, न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर वेपन जो एक्सप्लोशन मेथड क्या होता है? जो न्यूक्लियर फिशन बेसिकली यूरेनियम 235, तो एक न्यूट्रॉन से अगर इसमें ऐसे आघात करेंगे तो ये ऐसे एनर्जी रिलीज करके लाइटर एलिमेंट में टूट जाएगा। फिर इसके बाद फिर और लाइटर एलिमेंट में ऐसे एक चेन रिएक्शन हो जाता है। तो ये चेन रिएक्शन की मदद से, ये एक्सप्लोशन की मदद से चेन रिएक्शन, इसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है एनर्जी रिलीज होता है। तो ये न्यूक्लियर फिशन इज अ रिएक्शन थ्रू विच टू और मोर लाइट न्यूक्लियर collide into each other and form the heavier nuclei. This reaction takes with the elements that have low atomic number and such as hydrogen. ठीक है, and the sun is mainly sequence star and this generate the energy by the nuclear fusion and हाइड्रोजन न्यूक्लियाई इनटू हीलियम। अच्छा, दो टर्म होता है, एक तो न्यूक्लियर फिशन होता है, एक न्यूक्लियर फ्यूशन। फिशन मतलब एक अगर टूटेगा तो बहुत सारे इंडिविजुअल स्मॉलर न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाएगा, और एक होता है न्यूक्लियर फिशन जहाँ पे दो ड्यूटोरियम की जो ड्यूटोरियम टाइट्रियम ये मिल जाता है, ठीक है, दो मिल के एक बनाएगा, तो अब इसको न्यूक्लियर फ्यूशन बोलते हैं। और जो जब एक से बहुत ज़्यादा टूट जाता है स्मॉलर न्यूक्लियाई में तो वो हो जाता है न्यूक्लियर फिशन, ठीक है। ये रहा एनर्जी रिलीज, जहाँ पे केमिकल एनर्जी क्या होता है और फिशन में क्या होता है एंड फ्यूजन में क्या होता है। तो देख सकते हो आप किसमें कितना टेम्परेचर रिलीज कर रहा है, इसमें हर एक में टेम्परेचर और एनर्जी की भी आप देख सकते हो। तो न्यूक्लियर फ्यूजन में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर एंड एनर्जी रिलीज होता है कंपैरेटिवली न्यूक्लियर फिशन एंड केमिकल जो रिएक्शन वगैरह होता है, ठीक है। तो ये हम लोगों का हो गया क्या, एक सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो सोर्सेस ऑफ एनर्जी भी हम लोगों का ख़त्म हो चुका है। पूरा क्या चैप्टर था हम लोगों ने थियोरी एंड क्वेश्चंस की मदद से देख लिया। तो फिजिक्स यहाँ पे हम लोग ख़त्म करते, उसके बाद एमसीक्यू वगैरह जब करेंगे तो उसमें थोड़ा बहुत और भी कुछ अगर छूट गया होगा तो वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए, और इसका पीडीएफ वगैरह जो है टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। एंड बहुत सारे अपडेट्स वगैरह जो भी नया वैकेंसीज मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए है तो वो भी टेलीग्राम ग्रुप में हम अप टू डेट कर देते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मेनली नेक्स्ट लेक्चर एक ही लेक्चर बाकी रहता है, वो बायोलॉजी का डिजीज़ वाला लेक्चर, तो वो नेक्स्ट में करेंगे और पूरा साइंस का ख़त्म कर देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।